पहले एलपीजी को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और ये बहुत महंगाई से वैसे ही लोग परेशान है, और एलपीजी का ये जिस तरह से बयान आया फिर सरकार को उसको रोकना पड़ा। सुरेश, आप कैसे आकेंगे? मैं भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार तो है ही बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन उसको काउंटर करने का दोनों तरफ से कोशिश किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई है, और खासकर एलपीजी का जो है, जो आम आदमी को अफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा आम आदमी को अगर कोई टच करने वाला कोई मुद्दा है वो महंगाई है। और पता नहीं जो भी वजह हो, इंप्रेशन क्रिएट ये पूरे देश में हुआ है कि पूरी तरह केंद्र सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है। ये मैसेज जो है ये गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्य सरकार भी जो है उसमें काफी पहल ले सकती है, दामों को कम कर सकती है, वो अपनी जगह है। लेकिन पूरा महंगाई का जिसे कहते हैं ना, एक तरह से पूरी जिम्मेदारी वो पूरी तरह केंद्र सरकार पर गया है। इसका एक राज्य सरकार अपनी तरफ से रियायत दे सकती थी, लेकिन जो मैसेज आम आदमी में गया है वो ये है कि पूरे देश में कि केंद्र सरकार के चलते जो है, तो ये तो बीजेपी ने वहां पे ये प्रचार किया, इसलिए लोगों को आभास हुआ। हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये संवादहीनता या संवाद की कमी या वो समझा नहीं पाए या कुछ भी रहा हो। सोलन का सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था, अपने रिपोर्टर से भी पूछा कि सोलन में 10 यूनिवर्सिटीज क्यों? जिस तरह से भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि वहां पे ओपन बिडिंग में जिस तरह से हुआ, लेकिन क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा से काफी पास है। मिस्टर सुरेश, आपसे समझना चाहूँ क्या है ये? मैं देखिए कोई प्रदेश जो है वो अपने आप को एक आईटी हब तैयार करना चाहता है, कोई बायोटेक हब, यहाँ की लिटरेसी रेट देश की औसत से बहुत ज्यादा है, बायोटेक हब तैयार करना चाहता है, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है अगर वो एजुकेशन का एक हब सोलन को बनाना चाहता है। बस दक्षिण में मणिपाल है, वो एक दक्षिण में हब है, तो इसी तरीके से बिल्कुल जी, तो सोलन एक हब बन सकता है। लेकिन दिक्कत ये जो बाहर के लोगों का, मुझे नहीं लगता है ये मुद्दा, जब हम महाराष्ट्र में हम विरोध करते हैं इस मुद्दे का कि कोई भी आ जाता है उसके विरोध में, तो ये लोकल और बाहर भारत का अगर व्यक्ति है वो कोई दिक्कत नहीं। मुझे अगर दिक्कत है तो सिर्फ अगर जो आप प्रावधान कह रहे हैं, जिसके आपके रिपोर्टर ने जिक्र किया कि ये 25 वर्ष बाद कमर्शियल जो इंटरेस्ट की बात कही जा रही है, वहां दाल में कुछ काला लगता है कि वहां जो कमर्शियलाइज करने का एक जो है उसके पीछे क्या हो सकता है। लेकिन अन्यथा अगर कोई सरकार एक अपना हब तैयार करना चाहती है, वो एक विशेष एरिया को ही वो सेलेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि आपसे समझूंगी, आप जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि एक पंचायत है, वहां पे पंचायत इलाका है सुल्तानपुर का, उसके अंदर 3 यूनिवर्सिटीज, और जबकि 50% सीट्स खाली जा रही हैं, बच्चे वहां पे जा नहीं रहे हैं। हाँ, तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी तो यूनिवर्सिटीज शुरू हुई हैं, अब उनको जो है अट्रैक्ट करने में भी टाइम लगेगा, वो अपनी जगह है, लेकिन सवाल कमर्शियलाइजेशन का है, एजुकेशन को डेवलप करने का। देख रहे हैं जो ये यूनिवर्सिटीज का मसला है, ये अभी पिछले कुछ सालों में खाली हिमाचल में ही नहीं और भी दूसरी जगह आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में या बिहार में कई जगह यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आई हुई है। और अब पिछले 1-2 साल से ये रिपोर्ट्स भी आने लगे कि उनमें सीट, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद की तरफ अगर हम ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम इंस्टीट्यूट दिखते हैं, हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि उनमें स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है हिमाचल का केस भी इसी तरह का हो। और वो जो सुरेश कह रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जमीन का दुरुपयोग किस तरह से, अगर उसमें ये क्लॉज है कि 15 साल या 25 साल के बाद वो लैंड यूज चेंज एक इंस्टीट्यूट से हमारे रिपोर्टर आनंद पटेल ने बताया, जो जमीन गोपाल कांडा को दी गई है 624 बीघा कांगड़ा में, उसमें उन्होंने बताया ये क्लॉज है। तो टाइम टाइम में हम समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी कांग्रेस के अंदर, खासकर बीजेपी के अंदर जो रिबेल फैक्टर है वो कितना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में भी कहा गया, आज नाम सामने आया, जीएस बाली जो नगरोटा से हैं, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो कैंडिडेट हैं, एक तरह से कहा गया, अनाउंस कर दिया गया, लेकिन बाद शाम तक कहा गया नहीं, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, चुनावों के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। पूर्णिमा जी, कौल सिंह ठाकुर भी एक बड़ा फैक्शन है, वो भी एक मैटर करता है चुनाव में। और साथ ही मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा यहाँ, देखिए बीजेपी का एक एडवांटेज भी मैं उस तरीके से देखता हूँ कि बीजेपी का जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की, उस भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने नहीं उठाया, वहां उठाया तो बीजेपी के अंदर ही शांता कुमार जी ने उठाया उसको। तो शांता कुमार ने जब ये मुद्दा उठाया तो अल्टीमेटली बेनिफिट जो है पार्टी के अंदर ही जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। एक और मसला जाते जाते कार्यक्रम के एंड में हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है। हिमाचल के चुनावों में बंदरों का
आतंक भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। राजधानी शिमला समेत कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी और चंबा जैसे राज्य के कई हिस्सों में बंदरों के उत्पात से आम लोग परेशान हैं। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में 4 लाख से ज्यादा बंदर हैं जो कि किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। कई इलाकों में तो लोग इतने परेशान हैं कि बंदरों से दुखी होकर किसानों ने अपने खेत खाली छोड़ दिए हैं, क्योंकि हर साल बंदर फसलें खराब कर देते हैं। हिमाचल में 80% आबादी खेती पर निर्भर है और ऐसे में बंदरों की बढ़ती संख्या और आतंक एक चुनावी मुद्दे का रूप ले चुका है। सुरेश, आप भी कह रहे थे काफी पेचीदा और अहम मसला है। नहीं, ये काफी अहम मसला है। उस वजह से कोई उस तरीके से फेंसिंग या इस तरीके का जो भी उनके लिए जो प्रावधान करने चाहिए कोई प्रशासन की तरफ से अहमियत नहीं दिया गया। लेकिन साथ में इतना जरूर कहूंगा कि अब दुर्भाग्य की बात है कि दोनों घोषणा पत्र में इसका कोई खास प्रावधान जो है नहीं दिया गया है। ठीक, टाइम में आज के लिए इतना ही। हमने समझने की कोशिश की कि क्या मसले हैं, मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के। 4 नवंबर को यहां पर वोट पड़ना है। नमस्कार, सोमवार को हाजिर होंगे।